आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए तैयार किया गया एक असामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। हाँ, और पहली नजर में ये बस कुछ सवाल जवाब लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो लगा ये सिर्फ पन्ने नहीं है। नहीं, ये किसी खजाने के नक्शे जैसा है। मतलब इसमें कला, इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारत की पूरी कहानी को कुछ जरूरी सूत्रों में पिरोने की कोशिश की हो। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़ के वो पूरी कहानी समझी जाए। हाँ, देखते हैं कि ये नोट्स हमें कहाँ-कहाँ ले जाते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत हो रही है संगीत से। यहाँ एक सवाल है जिसमें कुछ महान संगीतकारों का उनके वाद्यंत्र से मिलान करना है। जैसे उस्ताद शफात अहमद खान का नाम तबले से जुड़ा है। उस्ताद अलाउद्दीन खान वो सरोद के जादूगर थे। और पंडित शिव कुमार शर्मा ने तो संतूर को दुनिया भर में पहचान दिलाई। हाँ, और विलायत खान साहब सितार के बेताज बादशाह। और दिलचस्प बात यह है कि इन नोट्स में सिर्फ इन्हीं नामों पर बात खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, मतलब इसी एक सवाल के बहाने हर वाद्य यंत्र से जुड़े कुछ और महारथियों के नाम भी दिए गए। जैसे सरोद की बात करें तो अमजद अली खान और अली अकबर खान साहब का जिक्र है। तबले के लिए अल्लाह रखा खान और जाहिर है उनके बेटे बेमिसाल जाकिर हुसैन का नाम है। अरे वाह, तो ये एक तरह से हमें उस पूरी परंपरा की एक झलक देता है। एकदम सही। एक सवाल सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया का दरवाजा खोलता है। संगीत से अब नृत्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कथक के महान कलाकार बिरजू महाराज पर एक सवाल है। इसमें बताया गया है कि वो कथक के कालका बिंदादीन घराने से हैं। ये तो सही है ना? हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। वो क्या? कि तैयारी करते समय छोटी छोटी गलतियों से कैसे बचना चाहिए। इसी सवाल में दो ऐसी बातें लिखी थी जो गलत थी और नोट्स में सुधारा गया है। अच्छा। पहली, उन्हें 1986 में पद्म भूषण नहीं बल्कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। ओहो, ये तो सम्मान के स्तर में एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और दूसरी गलती? हाँ, दूसरी क्या थी? दूसरी गलती उनके द्वारा बनाए गए संस्थान के नाम को लेकर है। उन्होंने नाट्य कला मंदिर की नहीं बल्कि दिल्ली में कलाश्रम की स्थापना की थी। अच्छा, कलाश्रम। ये दिखाता है कि तथ्य कितने करीब होते हुए भी कितने अलग हो सकते हैं। और परीक्षा में यही छोटी छोटी बातें पूरा खेल बदल देती हैं। पद्म विभूषण की बात चली है तो चलिए सम्मान की इस दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन नोट्स में हरिवरासनम पुरस्कार का जिक्र है। हाँ, ये केरल सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार है। इसी के साथ तमिलनाडु के कलैमामणि पुरस्कार का भी जिक्र है। जी, ये हमें याद दिलाता है कि कला और कलाकारों का सम्मान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होता बल्कि राज्य भी अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही। अब कला से खेल की दुनिया की तरफ चलते हैं। चलिए। यहाँ एक सवाल है कि खेल कोचिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जवाब तो शायद कई लोग जानते होंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार। हाँ, और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। नोट्स में कुछ पहले विजेताओं के नाम भी हैं, जैसे बॉक्सिंग के लिए ओम प्रकाश भारद्वाज, कुश्ती के लिए भालचंद्र भास्कर और एथलेटिक्स के लिए ओएम नंबियार। जी, ये वो गुरु थे जिन्होंने भारत को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार तो 1961 से ही दिया जा रहा है ना? हाँ, काफी पहले से। तो फिर कोच के योगदान को पहचानने में इतना समय क्यों लगा? मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के लगभग 24 साल बाद क्यों शुरू हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि समाज की सोच कैसे धीरे धीरे बदलती है। अच्छा। शुरुआत में सारा ध्यान खिलाड़ी के प्रदर्शन पर होता था, लेकिन समय के साथ ये समझा गया कि पर्दे के पीछे कोच की मेहनत, रणनीति और समर्पण के बिना एक चैंपियन खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकता। सही बात है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत एक तरह से उस गुरु के योगदान को औपचारिक मान्यता देना था, जिसके बिना शिष्य अधूरा है। गुरुओं के सम्मान की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब सम्मान नहीं मिलता या हक छीना जाता है तो विद्रोह होता है। बिल्कुल। और इतिहास के पन्नों में हम ऐसे कई विद्रोह मिलते हैं। इन नोट्स में 1859-60 के बंगाल के एक बड़े विद्रोह का जिक्र है। हाँ, ये नील विद्रोह था। नील विद्रोह। किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और उससे जमीन भी बंजर हो जाती थी। बिल्कुल। और उनके पास अपने खाने के लिए चावल उगाने की जगह तक नहीं बचती थी। ये विद्रोह दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास के नेतृत्व में बंगाल के नादिया जिले से शुरू हुआ था। और किसानों के संघर्ष की ये कहानी
सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी। नोट्स में एक और विद्रोह का जिक्र है, मोपला विद्रोह। हाँ, ये 1921-22 में केरल के मालाबार इलाके में हुआ। यहाँ भी लड़ाई जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ थी। इन दोनों विद्रोहों में एक समान सूत्र है। क्या? ये दिखाते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये जमीन से जुड़ी किसानों के आर्थिक हक की भी लड़ाई थी। बहुत सही कहा। विद्रोहों के साथ साथ समाज को अंदर से बदलने की कोशिशें भी चल रही थीं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के बारे में एक सवाल है जो 1829 में पारित हुआ। और हम सब जानते हैं कि इसमें राजा राममोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों का कितना बड़ा योगदान था। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत ही रोचक और कम ज्ञात तथ्य दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? राजस्थान की बूंदी रियासत ने अंग्रेजों के कानून बनाने से भी 7 साल पहले 1822 में ही अपने यहाँ सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि बड़े कानून बनने से पहले ही स्थानीय स्तर पर बदलाव की सोच पनप रही थी। एकदम सही। और ये अकेला उदाहरण नहीं था। 19वीं सदी भारत में एक सामाजिक और बौद्धिक जागरण का दौर था। हाँ, कई संगठन बने थे उस समय। बिल्कुल। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंगिक प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1873 में पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया। उन्होंने तो निचली जातियों के अधिकारों और शिक्षा के लिए जबरदस्त काम किया था। हाँ, और गुलामगिरी जैसी किताब लिखी और 1854 में दलितों के लिए पहला स्कूल भी खोला। और इसी कड़ी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे बड़े नाम भी आते हैं। जी, ऐसा लगता है जैसे पूरा देश एक साथ नींद से जाग रहा था और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया का चक्कर लगाते हैं। जरूर। भूगोल से एक सवाल है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर है? यह है दक्षिण चीन सागर, जो आज के समय में व्यापार और राजनीति दोनों ही नजरियों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। और समुद्र की बात चली रही है तो दुनिया के सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ का भी जिक्र है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास है। हाँ, और ये जानना कितना हैरत अंगेज है कि हजारों किलोमीटर लंबी ये विशाल संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसे करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीव मतलब कोरल मिलकर बनाते हैं। सच में अद्भुत है। समुद्र में सिर्फ चट्टानें ही नहीं होती, बल्कि नदियों की तरह धाराएं भी बहती हैं। जी हाँ। एक सवाल है कि इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, और जवाब है अघोलास। हाँ, क्योंकि ये गर्म धारा है। यहाँ कैनरी, हम्बोल्ट जैसी ठंडी धाराओं और गल्फ स्ट्रीम, कुरुशियो जैसी गर्म धाराओं के नाम दिए गए हैं। और ये धाराएं मौसम पर बहुत असर डालती हैं ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि मौसम को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो उत्तरी अमेरिका से यूरोप की तरफ बहती है। इसी की वजह से लंदन और पेरिस जैसे शहर उतने ठंडे नहीं होते जितने उसी अक्षांश पर मौजूद कनाडा के शहर होते हैं। मतलब ये धाराएं दुनिया के एयर कंडीशनर की तरह काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा। सतह से अब गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर गर्त यानी चैलेंजर डीप का जिक्र है, जो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा डॉल्फिन उभार और चैगोस कटक जैसी संरचनाओं का भी जिक्र है जो अटलांटिक और हिंद महासागर में है। सच में हमारी पृथ्वी का भूगोल कितना विविध है। बिल्कुल। और अब इस बाहरी दुनिया से शरीर के अंदर की दुनिया की तरफ आते हैं। चलिए, यहाँ रोजमर्रा के विज्ञान से जुड़े कुछ सवाल हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, ये प्रकाश की किरणों को सही जगह फोकस करने में मदद करता है। और रसायन विज्ञान से एक सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस, जिसकी एक तीखी गंध होती है और यही गैस कीटाणुओं को मारने का काम करती है। इसीलिए इसे पानी साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। जी। एक और सवाल शरीर विज्ञान से है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। आपातकालीन स्थितियों में जैसे अचानक सामने कोई खतरा आ जाए तो हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? यह है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। जैसे ही खतरा महसूस होता है, ये हार्मोन हमारे खून में तेजी से फैलता है, दिल की धड़कन बढ़ा देता है और मांसपेशियों में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है ताकि हम या तो उस खतरे से लड़ सकें या वहां से भाग सकें। बिल्कुल, ये हमारे शरीर का अपना सुपर हीरो मोड है। सुपर हीरो मोड, ये अच्छा कहा।
और जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं। श्वसन तंत्र के रोगों का इलाज कौन करता है? फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ यानी पल्मोनोलॉजिस्ट। हाँ, और इसी तरह हृदय के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, मस्तिष्क के लिए न्यूरोलॉजिस्ट और कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो अब तक हमने कला, इतिहास, भूगोल और विज्ञान की दुनिया को समझा। अब आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि हमारा देश चलता कैसे है। राजव्यवस्था। हाँ, भारतीय राजव्यवस्था से एक सवाल है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें हो सकती हैं? इसकी ऊपरी सीमा 500 तय की गई है और न्यूनतम सीमा 60 है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों को इसमें छूट दी गई है। जी, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां आबादी सबसे ज्यादा है, वहां 403 सीटें हैं, जबकि सिक्किम जैसे छोटे राज्य में सिर्फ 32 हैं। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र आबादी के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर काम करता है। जी बिल्कुल। ये गांव तक जाता है। पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 243 जे में है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मकसद यही था कि गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सके और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हो। ये ऑडिट उसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अब देश के खजाने की बात करते हैं। देश के आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड का जिक्र है अनुच्छेद 267 के तहत। इसका क्या काम है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अचानक आने वाली आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप या किसी और राष्ट्रीय संकट के लिए है। ये फंड राष्ट्रपति के अधीन होता है ताकि जरूरत पड़ने पर संसद की मंजूरी का इंतजार किए बिना तुरंत पैसा जारी किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन इन नोट्स में एक बहुत जरूरी बात साफ की गई है। हाँ, कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते इस निधि से नहीं बल्कि भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। जी, ये दोनों अलग अलग हैं। संचित निधि सरकार की मुख्य तिजोरी है, जिसमें सारा टैक्स और राजस्व जमा होता है और इसी से देश के सारे बड़े खर्चे होते हैं। हाँ, इसी तरह केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग का गठन होता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। और ये व्यवस्था आजादी के बाद से ही चल रही है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। जी, और नोट्स में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह का जिक्र है। और अब तो 16वें वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था कितनी मजबूत नींव पर खड़ी है। देश की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब कुछ व्यक्तिगत वित्त के सवालों को देखते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? ये बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल है। हाँ, बहुत जरूरी। इसे सरल भाषा में समझें तो डेबिट कार्ड आपके अपने पैसे खर्च करने का जरिया है। आपके बैंक खाते में जितना पैसा है आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। सही। जबकि क्रेडिट कार्ड बैंक से लिया गया एक छोटा सा कर्ज है जिसे आपको बाद में चुकाना होता है। मतलब एक आपकी बचत है, दूसरा आपकी उधारी। बहुत अच्छे से समझाया। और भविष्य की बचत के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS का भी जिक्र है। हाँ, जिसे PFRDA नियंत्रित करता है। इसकी शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी, लेकिन अब कोई भी इसमें निवेश कर सकता है। और आखिर में ग्रामीण विकास से जुड़ी एक योजना का जिक्र है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, जिसे लागू करने में विश्व बैंक ने मदद की थी। इसका मकसद ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसका नाम अब बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया है ना? जी हाँ, लेकिन काम का उद्देश्य वही है, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। तो आज हमने एक प्रैक्टिस सेट के बहाने कहां से कहां तक का सफर तय कर लिया। सही में, भारतीय संगीत के घरानों से लेकर समुद्र की सबसे गहरी खाई तक, और समाज सुधारकों के संघर्ष से लेकर संविधान के अनुच्छेदों तक। ये वाकई में दिखाता है कि ज्ञान के ये अलग अलग दिखने वाले टुकड़े असल में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राजनीति सब मिलकर ही हमारे आज की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, इन नोट्स ने हमें वो तस्वीर देखने में मदद की। और अब आज की इस चर्चा को हम इन्हीं स्रोतों में मिले एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल सुनने वालों के लिए एक पहेली की तरह है जिस पर वो सोच सकते हैं। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल है, मृत शरीर में मृत्यु का कारण जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ।